हेलो गाइज, आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1 पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि उसमें क्या क्या फॉर्मूलेज और क्या क्या परिभाषाएं आपके काम आने वाली है। तो उसमें फर्स्ट फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है देखिए, इसमें दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहते हैं, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। और इसमें जो ये R हैं ये जीरो से बड़ा या बराबर होगा तथा B से सदैव छोटा होगा, यानी कि R शेषफल है। इसमें अब देखिए A तो क्या है, B क्या है और R क्या है। ए तो इसमें है भाज्य, B है भाजक और R है शेषफल, यानी कि जो भागविधि है उसी पर आधारित है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे ये भाग हैं तो भाज्य, यहाँ पे आता है भाजक, यहाँ पे आता है भागफल और यहाँ पे आता है शेषफल। और जो Q है वो है हमारा भागफल। ठीक है बच्चों, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक A व B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भागफल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और जो शेषफल है वो भाजक से तो छोटा होगा और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, जीरो से छोटा नहीं होगा, यानी कि ऋणात्मक नहीं होगा। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब आप पूर्णांक, वैसे पूर्णांक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूर्णांक शब्द कई बार यूज हुआ है, इसलिए आपको पूर्णांक भी समझा देता हूँ। तो पूर्णांक है शून्य, ऐसी संख्याएं जिनमें शून्य धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो। ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो पूर्णांक कहलाती हैं। कैसे? जैसे ये 0, 1, 2, 3 से अनंत तक और -1, -2, -3 से अनंत तक। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी कहलाएगी? ये वाली 1, 2, 3, 4, 5 से अनंत तक जाने वाली धनात्मक संख्याएं। और ये वाली कौन सी कहलाएगी? ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं देखिए, पूर्ण भी आएगा आपके इसमें। पूर्ण संख्याएं देखिए,
यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर ले, तो प्राप्त समूह पूर्ण संख्याएं होंगी। अब प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है? 1, 2, 3, 4 से अनंत तक। और इन प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर ले तो ये संख्याएं कौन सी कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जो P और Q है वो सह अभाज्य संख्याएं, जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि बटाबटी के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। और जो P और Q है वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। दशमलव प्रसार, देखिए आप, थोड़ा जगह का अभाव है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अब अशांत जो प्रसार है वो आवर्ती रूप में होगा। ठीक है, स्पष्ट देखिए, इसमें शांत प्रसार है ना। शांत दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि Q के अभाज्य गुणनखंड,
यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में हो, यानी कि जो शांत दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा कि यदि परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 5 व 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में हो। ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार यदि परिमेय संख्या p अपॉन q का q में q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n व 5 की घात m के रूप में नहीं है तो वह अशांत प्रसार कहलाएगा। अशांत प्रसार कहलाता है। ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो शांत पर आवर्ती और अनावर्ती, है ना। आवर्ती प्रसार, आवर्ती प्रसार, आवर्ती प्रसार में क्या होगा कि जैसे हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो दशमलव के बाद की जो संख्याएं वो रिपीट होंगी, यानी कि बार बार वही संख्याएं आएंगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसकी परिभाषा आपकी है नहीं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं, है ना। रिपीट हो रहा है ना, तो ये तो है आवर्ती प्रसार। और अनावर्ती प्रसार, अनावर्ती प्रसार में देखिए जैसे ये चलता ही रहता है। इसमें जो संख्याएं हैं वो वापस नहीं आती है और रिपीट नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि लगातार संख्याएं नहीं आती। और आवर्ती में क्या होता है, संख्याएं रिपीट होती रहती हैं, 2 3 2 3 2 3, है ना, ऐसे। अब आपके इसमें क्या है ना, एल्गोरिथम शब्द भी आएगा। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है सुभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। जो हमने यूक्लिड विभाजन परिमेय लिखी है, ये वाली यूक्लिड विभाजन परिमेय, ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। इसको यानी कि हम हल करेंगे तो हमें चरण प्राप्त होंगे। तो वो जो चरणों की वो श्रृंखला है उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी समस्या को हल करने में, जो किसी समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती हैं, ठीक है। यानी कि जो उसको हल करने का वो तरीका प्रदान करती है, वही क्या है, एल्गोरिथम। और प्रमेय आती है ना, वो प्रमेयिका क्या होती है मैं आपको आज बताता हूँ। तो प्रमेयिका होती है यह सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। क्या होता है?
यह सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है। आपके आगे छठी या सातवीं प्रश्नावली पर में आएंगी, जिसमें जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का वेग 180 डिग्री होता है। तो ये सिद्ध किया हुआ है, प्रूफ है, और ये क्या कहलाते हैं? प्रमेय कहलाते हैं ना। ठीक है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, प्रमेय का क्या है? यह सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, और इसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपकी उदाहरण नंबर फर्स्ट है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी कि A बराबर BQ प्लस R, जिसमें जो R होता था वो 0 से बड़ा या बराबर तथा B से सदैव छोटा होगा। ठीक है, तो ए देखिए, इसमें जो बड़ी वाली संख्या है वो तो A होगी और छोटी वाली संख्या होगी B, यानी कि 12576 बराबर 4052। ठीक है, अब देखिए इसको करने के तरीके, दो तरीके, एक तो ये तरीका और एक भाग विधि से, है ना। भाग विधि से कैसे कर सकते हैं? इसमें हमारे पास है क्या, 12576 इंटू 4052, ये है ना। ये 4052 और 12576, 4052 का 12576 में भाग देंगे तो लगभग हमारा जाएगा 3 बार। ठीक है, अब 3 को इससे गुणा करके लिख दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0 और 4 × 12, बच गए हमारे पास कितने? 420। ठीक है, अब इस 420 को तो यहाँ पे रहने दो, और जो ये ए वाला हिस्सा है यानी कि 4052, इसको यहाँ पर उतार दो। ठीक है, अब 4052 के अंदर भाग देना हमें 420 का, तो 420 का लगभग जाएगा हमारे यहाँ 9 बार। अब 9 को इससे गुणा करके लिख दो, 0 और ये आ गया हमारे पास। अब अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा लगभग ये। अब फिर वही, इसको तो यहीं रहने दो, और जो 420 हैं इसको भाग के अंदर उतार दीजिए। अब 420 में हम देंगे कितने का भाग? 272 का। अब 272 का अगर 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार दीजिए, और ये 272 घटा दीजिए। 10 में से 2 गए तो 8, 11 में से 7 गए तो 2, 11 में से 7 गए तो 4, और 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि 148। अब 148 को यहीं पे रहने दीजिए और 272 को यहाँ पे उतार दीजिए। ठीक है, अब 272 के अंदर 148 का भाग कितनी बार जाएगा? वही 1 बार जाएगा, तो ये 1 बार और ये 148। 12 में से 8 गए तो 4, और 6 में से 4 गए तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1।
124। अब 124 मिस्टेक हो जाती है यार। 124 को तो यहीं रहने दो और जो 148 है उसको अंदर उतार दो। अब 148 में भी एक ही बार जाएगा, तो ये 124 148 में एक बार गया तो 124। 8 में से 4 गया तो 4 2 और ये हमारे पास बच के 124। अब 124 में 24 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। सॉरी, ठीक है। अब 24 जो 24 है उसका भाग 124 में देंगे तो 6 बार में तो ज़्यादा जाएगा, तो 5 बार में दिया हमने। 24 पंजो 120 बच गए हमारे पास 24। अब 24 को तो यहीं रहने दो, है ना, और 24 में भाग देंगे हम कितने का? सॉरी यार, 4 बचेंगे ना यहाँ पर, 4 बचेंगे। 4 को तो यहीं रहने दो और 24 को उतार दो यहाँ पे। अब 24 के अंदर 4 का भाग जाएगा कितनी बार? 6 बार। और ये हमारे पास शेष 0, यानी कि जब तक हमारे पास शेष 0 नहीं आ जाता तब तक ये क्रिया ऐसी की ऐसी चलती रहेगी। अब इसको यूक्लिड विभाजन फॉर्म में कैसे बदलना है देखिए। इसमें ये तो क्या है, a है ना। अब देखिए इसमें ये तो हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया q और ये जो है ये हमारे पास है r। तो प्रत्येक क्रिया में इसको हमें ऐसी का ऐसा उतारते चलना है। ठीक है बच्चों, यदि आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आए ना तो ऐसे जैसे मैंने किया है ना वैसे भाग विधि से करके आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इनटू 3 बार प्लस शेष कितना बचा था हमारे पास? 420। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को तो यहाँ पे लिख दूँ और जो ये शेष फल है इसको यहाँ पर, और ये इसमें कितनी बार गया था हमारा? लगभग गया था 9 बार। प्लस शेष फल कितना बचा था? 272। अब क्या करेंगे, 420 को तो आगे ले आएंगे। 420 इज इक्वल्स टू 272 इंटू कितनी बार गया था इसमें? 1 बार, तो 1 बार प्लस शेष कितना बचा था इसमें हमारे? इसमें शेष बचा था हमारे 148, है ना, 148 शेष बचा था, तो ये 148। अब क्या करेंगे, इस 272 को तो आगे ले आएंगे, इज इक्वल्स टू 148। 148 में कितनी बार गया था हमारा? 272 में 148 का गया था 1 बार, प्लस शेष कितना बचा था? 124, तो ये शेष हम लिख देंगे 124। अब 148 को इधर ले आओ, बराबर 124 को यहाँ पे इंटू कितनी बार जाएगा? 1 बार, प्लस शेष कितना बचा था हमारे पास? हमारे पास शेष बचा था 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, 124 को तो यहाँ पे लाएंगे, 24 को यहाँ पे इंटू 24 का कितने, 24 में कितनी बार गया था हमारा? 124 में 24 का 5 बार, प्लस शेष कितना बचा था? 24, है ना। देखिए ये 124, 24 का 5 बार गया तो शेषफल हमारे पास कितना बचा था? 4, सॉरी, है ना, 4। अब क्या करेंगे, 24 को तो यहाँ पे, 4 को यहाँ पे, और 24 का 4 में भाग कितने बार जाएगा? 6 बार, प्लस शेषफल कितना आया? 0। अब इसमें HCF क्या होगा? इसमें HCF होगा, देखिए आप, जो ये है A बराबर BQ, यानी कि जो B वाली संख्या है वो इसमें HCF है, यानी कि इसका HCF हो जाएगा हमारे HCF इज इक्वल्स टू 4। आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है हमारे पास कि दर्शाई कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का
होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। ये प्रूफ करना है। अब चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए क्यू के साथ जो संख्या है उसको हम मानेंगे बी, यानी कि बी बराबर हमें दे रखा है 2। अब आर क्या होगा इसमें, चूँकि आर जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर तथा बी से छोटा होता है, तो 0 से बड़ा या बराबर बी क्या है हमारे पास 2, तो 2, यानी कि 0 और 2 के बीच में जो संख्या है, यानी कि 0 आर बराबर मानेंगे हम, आर बराबर क्या लेंगे 1, 0 और 1। ठीक है, तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बी और आर का मान रखना है ना। तो सर्वप्रथम हम क्या रखेंगे 0 रखने पर, 0 रखने पर तो a बराबर b का मान हमारे पास है 2 क्यू प्लस 0, यानी कि a बराबर 2 क्यू। ठीक है, फिर 1 रखने पर, 1 रखने पर क्या आएगा, a बराबर 2 क्यू प्लस 1। आर का मान 1 रख दिया और b का मान 2 है तो ये 2 रख दिया। तो अतः हम कह सकते हैं कि समपूर्णांक 2q व विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 रूप का होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट उदाहरण है हमारे पास, उदाहरण नंबर 3। दर्शाए कि एक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है ना। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस 1, बी क्यू प्लस आर। अब q के पास में जो भी है वो b होगा, तो देखिए इसमें q के पास में 4 है और इसमें भी q के पास में 4 है, तो b बराबर क्या रखेंगे हम, b बराबर 4। अब देखिए r हमने माना था, यह r होता है कि 0 से तो बड़ा या बराबर तथा सदैव b से छोटा, तो 0 इज ग्रेटर देन r होगा हमारा 0 से 4 के मध्य। तो ये 0, 1, 2 और 3। तो सर्वप्रथम 0 रखने पर क्या आएगा, a बराबर b तो कितना है 4q प्लस 0 रखते हैं, ये आ जाएगा। फिर रखेंगे हम 1 रखने पर, a बराबर 4q प्लस 1। 2 रखने पर a बराबर 4q प्लस 2। 3 रखने पर a बराबर 4q प्लस 3। ठीक है, अब देखिए चूँकि दर्शाए कि एक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक बोल रहा है ना, तो कोई भी विषम पूर्णांक इसका आंसर होगा, चूँकि a बराबर 4q व a बराबर 4q प्लस 2 विषम पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तथा a बराबर 4q प्लस 1 व a बराबर 4q प्लस 3
पूर्णांक हैं और इस रूप का ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उदाहरण नंबर 4 है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इसकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती? तो जहाँ भी हमें न्यूनतम शब्द मिले हम वहाँ पर HCF ज्ञात करते हैं। अब HCF ज्ञात करने की विधि है हमारे पास A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो A तो किसे मानेंगे हम? जो बड़ी संख्या है, यानी कि A बराबर तो हमने माना 420 और B बराबर माना हमने 130। ठीक है, तो ये 420 इज इक्वल्स टू 130। अब 130 में 420 में 130 का भाग देंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा ये? सोचिए, लगभग 3 बार। तो इंटू 3, अब 3 बार जाएगा तो शेष ऐसे करके देख लो आप। तो ये 420 130 3 बार गया, कितना बचा? 30 बच गया। अब 30 को तो यहीं रहने दो और 130 को यहाँ पे लिख दो। अब 130 में कितनी बार जाएगा? 30 का 30 दाए 130, सॉरी 30 चौक 120 है ना, मैं भी यार कुछ बोल रहे हैं। 30 चौक 120 बच गया 10। अब 10 को तो यहीं रहने दो और 30 को यहाँ पे उतार दो। अब 30 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो ये 30 और ये शेष 0। अब शेष 0 आ गया तो इसको इस विधि में उतार दो, यानी कि सबसे पहले यह प्लस शेष कितना बचा था हमारा इसमें? शेष बचेगा शेष बचेगा इसमें हमारे बचेगा 130 का 3 बार देंगे तो 30 शेष बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 130 को तो यहाँ पे ले आओ और 30 को यहाँ पे, है ना। 30 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? लगभग 4 बार। प्लस शेष कितने बचेंगे? 10। अब इस 30 को तो यहाँ आगे ले आओ और इस 10 को यहाँ पे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। प्लस शेष कितना बचेगा? 0। तो HCF क्या होगा? जो B वाली संख्या उसे हम HCF मानेंगे। अतः 420 व 130 का HCF बराबर होगा 10, यानी कि 10 यूँ और 10 यूँ वाली पंक्तियों में हम उनको जमाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कल की वीडियो में हम अब पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 1। शेयर, सब्सक्राइब व लाइक करें और आगे से आगे भेजें ताकि सभी विद्यार्थियों को ये सुविधा मिल सके। धन्यवाद।